सुनो भाई, हमारे पास ना जो टॉपिक है मतलब कि लास्ट क्लास में ना हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो भी हमारे पास बात थी। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास जो अगला टॉपिक है वो है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। ठीक है, पहले समझो कि मेरे पास ये जो शॉक थेरेपी क्या है। जितने भी देश थे जो लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक है, जितने भी देश थे जो क्या भाई थोड़ा ठीक ठाक चल रहे थे, उन सब ने पूंजीवाद अपना रखी थी। ठीक, तो अब ना सबके मन में क्या हो भाई कि ये तरीके से मान लो पूंजीवाद, पता है पूंजीवाद क्या होता है? एक होता है समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद। ठीक है, समाजवाद का मतलब मेरे पास क्या होता है कि जिसमें अपने जो देश को चलाया जाता है ना, अपने देश के लोगों के बारे में सोच के चलाया जाता है। ठीक है, जो पूंजीवाद होता है उसमें प्रॉफिट को, बिजनेस को, इन सबको बढ़ाया जाता है। ठीक, और जब मिश्रित होता है उसमें दोनों मिक्स कर देते हैं, लोगों को भला भी सोचते हैं और पैसों के बारे में भी सोचते हैं। बात में क्या बोल रहा हूँ, दोबारा समझो। पहला मैं बता था समाजवाद, जिसमें अपने देश के लोगों की सिर्फ भलाई के बारे में सोचा जाता है, और कुछ हो चाहे ना हो, सिर्फ देश के लोगों की भलाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास है भाई, जिसको हम बोलते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? जिसमें अपने देश के अंदर पैसों की बढ़ोतरी, बिजनेस की बढ़ोतरी, देश का विकास, इन सब के बारे में सोचा जाता है। बात समझ में आ गई सबको? अब सुनो, तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि साम्यवाद के पतन के बाद, भाई साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के। भाई अब पहले समझो उसने क्या बोला है। कह रहे कि जो मेरे पास ना साम्यवाद के पतन के बाद, भाई साम्यवाद के पतन का मतलब क्या है? सोवियत संघ के अंदर साम्यवाद था। ठीक है, जो सोवियत संघ है उसके अंदर क्या चलता था भाई? साम्यवाद चलता था। ठीक, उसके बाद कह रहे कि पूर्व सोवियत संघ, जो मतलब कि जो सोवियत संघ था ना, उसी की बात चल रही है। पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी, पहले वो सत्तावादी थे, ठीक है, समाजवादी थे। ठीक है, तो वगैरह सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था तक के। ठीक है भाई, वो इन सब में कन्वर्ट हो गए थे, मतलब कि वो समाजवादी से किस में कन्वर्ट हो गए भाई? वो पूंजीवादी में कन्वर्ट हो गए थे। फिर सुनो, करीब कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। ठीक है भाई, जो हमारे पास ये जो चल रहा है ना, मतलब कि एक तो था, पहले क्या था, समाजवादी था। जो सोवियत संघ था, समाज देखो, जैसे ही ना भाई सोवियत संघ की समाप्ति हुई थी, उसके बाद ना वो समाजवाद रहा नहीं था। ठीक है, वो क्या होता था, उसको पूंजीवाद में ढालने की सोची। तो ये बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाला काम था। ठीक है भाई, एक बात समझो कि अगर मान लो कि हमारे देश के अंदर सिर्फ पूंजीवाद लेके आ जाए, सिर्फ पूंजीवाद, सरकार नहीं सोचे जनता के बारे में, सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचे, तो बताओ इंसान में दिक्कत आएगी ना। तो वही चीज है भाई, वैसे भारत के अंदर ना मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अभी इसमें क्या भाई मिश्रित चल रही है। कह रहे कि रूस मध्य एशिया के गणराज्य जो रूस है, ठीक है, और रूस, और अगला मेरे पास कौन है? मध्य एशिया है। ठीक है, जो मध्य एशिया है उसके जितने भी देश है, गणराज्य का मतलब क्या? देश। और इस देखो मैं कह रहा हूँ रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में। ठीक है, और जो और कौन कौन था? और जो पूर्वी यूरोप के जो देश है, ठीक है, पूर्व की तरफ जो यूरोप था ना, कौन था पूर्वी यूरोप? सोवियत संघ। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप देश थे। कह रहे कि देशों में पूंजीवाद की और संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। ठीक है, इन सब जगह क्या अपनाया गया भाई? पूंजीवाद को अपनाने की बात चली भाई। कहाँ कहाँ पे? रूस में, ठीक है, मध्य एशिया में, ठीक है, मतलब जो मध्य एशिया के जो गणराज्य है उसमें, और पूर्वी यूरोप के देश, इन तीन जगह पे भाई क्या चलाया गया था? पूंजीवाद को चलाने की बात चली थी। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है कि विश्व बैंक। भाई पहले समझो विश्व बैंक क्या होता है, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। जैसे मान लो कि मुझे लोन चाहिए, मैं कहा जाऊंगा एसबीआई, आरबीआई सब में। ठीक है, इसको वाणिज्य बैंक बोलते हैं। जिस बैंक से लोन ले जाऊंगा ना, उसे क्या बोलते हैं? वाणिज्य बैंक। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास अगला है, ठीक, अगर हम बैंक को लोन चाहिए वो कहाँ जाएंगे? जो हमारे देश का जो बैंक है, ठीक है, क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है। ठीक है, आरबीआई तो है ना। ठीक है, उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, अगर आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी वर्ल्ड बैंक के पास। बातें तो लगी। वर्ल्ड बैंक एक ऐसा बैंक है जो पूरे देश में जितने भी देश है, मतलब पूरी दुनिया में जितने देश है सबको लोन देती है। ठीक है, मतलब उनकी पैसों की जरूरतों
पूरा करती है। ठीक है, फिर सुनो, करिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक, और फिर द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। भाई ब्रैकेट वाला इग्नोर मार दो, ठीक है, क्या बोला गया, उसको शॉक थेरेपी बोला गया है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या बोला, सुनो, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में जो भी पूंजीवाद को चलाने का ये जो विश्व बैंक ने, ठीक है, और किसने भाई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, जहां पे हर एक देश के जो बैंक है, हर एक देश का जो बैंक है वो अपना पैसा जमा रखता है। बात समझ आ रही है। तो अब ये क्या चीज है भाई, यहाँ पे जो पैसे जमा किए गए ना, इन पैसों को क्या बोलते हैं भाई, मतलब इन जगहों को क्या बोलते हैं। एक मेरे पास आरबीआई है और अगला क्या है मेरे पास, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ठीक है, इन दोनों ने डिसीजन लिया, ठीक है, इन दोनों ने क्या भाई डिसीजन लिया, और डिसीजन किस बात का लिया कि इन तीन जगहों को पूंजीवाद बनाया जाएगा। अच्छा, पूंजीवाद बनाने के लिए क्या करेंगे, वो लोन देंगे, ऐसा ही तो होगा। ठीक है, वो क्या लोन देंगे। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूं मैं। फिर अच्छा, शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का मतलब शॉक देके उपचार का मतलब उनको दुख देंगे थोड़ा सा, लेकिन उनको ठीक कर देंगे। बस मैं क्या बोल रहा हूं मैं, शॉक थेरेपी का मतलब क्या भाई, आघात देकर, मतलब चोट देकर उपचार करना, उनका इलाज करना, उसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि भूतपूर्व दूसरी दुनिया। हाँ भाई, हाँ, ठीक है, किसे बोलते हैं दूसरी दुनिया, सोवियत संघ, और पहली दुनिया अमेरिका। ये बात लग रही है भाई, सारी बात याद रख के चलनी है, अच्छे मार्क्स ऐसे नहीं खींचेंगे। देखो मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ अपने कि तुम्हें याद भी हो जाए, अब तुम नोट्स नहीं पढ़ोगे बाद की बात है। सुनो तो, अच्छा नोट्स के पता किसका नहीं आया, छोटा हुआ बेटा। सुनो, कह रहे कि भूतपूर्व दूसरी दुनिया के दूसरी दुनिया के देशों में, दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही। ठीक है, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसा था। ठीक है भाई, सब जगह पे अलग अलग तरीके से इसको अपनाया गया था, लेकिन इसका मतलब एक ही निकलता था कि भाई अपने देश को किसी भी तरीके से अमीरों के देश में काउंटिंग करवाना है। ठीक है, मतलब कि रईस बनाना अपने देश को। उसके बाद कह रहे कि हर देश को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। ठीक है भाई, उस टाइम ना हर एक देश चाहता था कि हम अपने देश को पूंजीवाद बनाए। अच्छा तुम्हें पता है भारत के अंदर लोगों की नौकरी जा रही है, पता है किन लोगों की नौकरी जा रही है, जिनकी जरूरत नहीं है उन लोगों की नौकरी जा रही है। जिन लोगों की, अच्छा मुझे बताओ, जो फैक्ट्री के मजदूर हैं उनकी नौकरी गई क्या, नहीं गई ना, चल रहा है ना काम। जो अननेसेसरी लोग हैं, जो एवी लगे पड़े थे, मतलब कि जिनकी जरूरत नहीं थी, जिनकी जरूरत एक मशीन पूरा कर सकती है, मान लो कैशियर, कैशियर की नौकरी गई। ठीक है, दूसरा जो नोट के अंदर ना, वो एक होता है चेक क्लियरिंग का काम। क्या होता है भाई, चेक क्लियरिंग का काम क्या होता है, चेक क्लियरिंग भाई, चेक क्लियरिंग का मतलब होता है कि तुम्हें चेक लिखा, वहां जाकर जमा किया, और वो बैठ के उसकी क्लियरिंग करेंगे। इनकी नौकरी गई, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं थी। ये सारा का सारा हमारा जो देश है वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। बस में आ रही है, जो हमारा देश है कहां से बढ़ रहा है भाई, पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का मतलब है कि देश जो है अपने मतलब कि जो हमारा भारत देश है ना, वो अपने आप को पैसों से अमीर बना रहा है, पैसों के माध्यम से बोलते वो अपने आप को अमीर बना रहा है। ठीक है, सुनो, कह रहा है कि हर देश को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की और की भाई की और पूरी तरह बढ़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। ठीक है, छुटकारा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, मैं देखो मैंने बोला ना कि हर देश को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना था। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात, मतलब जो सोवियत संघ था ना, उसके भाई उसके जो भी चंगुल बिछाए गए थे उन सबसे मुक्ति पाना, उससे एकदम अलग हो जाना। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी। ठीक है भाई, मैं कहूँ सर्वोपरि मतलब सब जगह अप्लाई होने वाली। ठीक है, मतलब कि सब जगह ये लग सकता था। पता है भारत के अंदर भी जो भारत है ना, उसके अंदर भी शॉक थेरेपी चल सकती है। ठीक है, मतलब कि भारत के अंदर भी ना, लेकिन लोगों को नुकसान बहुत होगा।
देखो लोगों की थोड़ी सी नौकरी जाती है, उनके प्राण बाहर आते हैं, नौकरी चली गई, भूखे मर रहे हैं, ऐसे होता है। तो भाई कह रहे कि शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी, कह रहे कि उसके बाद हाँ मान्यता थी कि मिल्कियात का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई सब ना अपने खुद के मालिक होंगे। जिस देश में पूंजीवाद होता है उस देश के अंदर, मैंने क्या बोला कि जिस देश में पूंजीवाद होता है उस देश के अंदर सरकार की कुछ नहीं चलती, ये सब लोग अपने अपने चलाते हैं। भाई अब मुझे बताओ, हमारा जो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, तो ये क्या रोड पे ऐसे घूमता है क्या? भाई जहां जाएगा ना कम से कम तगड़ी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, बहुत भीड़ आती होती है। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में सुना है? डोनाल्ड ट्रम्प जो भी था, ठीक है, सुना उसके बारे में यार, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, तो उस पर कोई फर्क पड़ रहा है? वो मजे में ऐसे कहीं भी घूम रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। भाई ऐसे घूम रहे हैं लोग, हाँ ठीक है डोनाल्ड ट्रम्प पे जान दे छोड़ना, ऐसे तो है। उसके बाद था एक ओबामा था ना, ओबामा रोड पे घूम रहा है, लोगों को मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा लगेंगे मोदी के साथ, वहां कोई मतलब नहीं है, पूंजी बात है वहां पे, बोले छोड़ना क्या इंसानी तो हमारे तरह। ठीक, तो ये सारी सारी चीजें कह रहे कि मैंने क्या बोला कि मिल्कियात का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत राज्य की संपदा, जो हमारा देश है, ठीक है, उसकी जो भी संपदा है, पसंद आ रही है, हमारा जो देश है उसकी संपदा, उनके जो पैसे वगैरह है, संसाधन वगैरह जो है, ठीक है, के निजीकरण, मैंने क्या बोला भाई सुनो, मतलब के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे पर तुरंत अपनाने की मतलब अपनाने की बात शामिल थी। मैंने क्या बोला, जो राज्य है, ठीक है, भाई राज्य की जो भी संपदा थी, ठीक है, जो देश है उसकी जो भी संपदा है ना, वो सारी की सारी संपदा उसको निजीकरण कर दिया जाएगा। पता है निजीकरण का मतलब क्या है? प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा। अब क्या हो गया, जैसे मान लो कि पहले बिजली वगैरह किसके हाथ में थी? सरकार के हाथ में, ठीक है। रोड के कंस्ट्रक्शन का काम किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में, ठीक है। और सिर्फ एक बात और, उससे पहले ये तो तुम घर बनवा रहे हो ना, घर बनवाने का काम सरकार के हाथ में, लेंटर डलता है, ठीक है, तो मतलब लेंटर का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, पुलिस वाले आते हैं पैसे, तुम सब इंश्योरेंस नहीं करवाते हो इसलिए उसके पैसे लेके आते हो बिना बात के, ठीक है। अब सुनो, ये वाली बातें तो लगी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मतलब कि ना समाजवाद में सारे के सारे काम सरकार के हाथ में थे, लेकिन पूंजीवाद के अंदर क्या होता है भाई? पूंजीवाद के अंदर क्या होता है? सब कुछ निजी के हाथ में। तुम्हें पता है जैसे मान लो कि पहले जो बिजली थी पहले सरकार के हाथ में थी, अब प्राइवेट के हाथ में। कुछ दिन के बाद ये जो रेल है ना, रेल भी वही प्राइवेट के हाथ में आ जाएगा। जिस दिन रेल आ गए प्राइवेट के हाथ में गए, भाई लोगों का ट्रेन से जाना मान लो एकदम ना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रेन की टिकट होगी भाई 6,000 रुपए की। प्राइवेट जो फ्लाइट जाती है, जो फ्लाइट है प्राइवेट होती है ना, प्राइवेट फ्लाइट टिकट कितने की होती है? 6,000, 10,000, 12,000, 50,000 ऐसा होती है, ठीक है। तो भाई अब यही चीज ना तुम ट्रेन पे ले लो। अब सुनो, मुझे बताओ, तुम यहां से अगर कहीं मान लो कि 10 किलोमीटर, मान लो मैं कह रहा हूं 200 किलोमीटर दूर जाते हो बस से, प्राइवेट बस से कम कितने रुपए का चार्ज मारते हैं? 200-300 का चार्ज मारते हैं, ठीक है। कभी भी तुम लोकल ट्रेन से गए हो, कितने रुपए टिकट था? 12 रुपए की टिकट है। सोचो, 12 की, मेरे टाइम जब मैं था ना छोटा, उस टाइम 2 रुपए की टिकट थी, उस टाइम इतनी छोटी टिकट मिलती थी। अब सोचो, ये सारा समाजवादी की बात थी। अब वो धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ आ रहा है, ठीक है। सुनो, कह रहे कि सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया, ठीक है। जो था ना मतलब कि सामूहिक फार्म, जो पहले सरकार में चाहती थी, वो अब उसको निजी कर दिया गया, ठीक है। और पूंजी कह रहे कि और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई, ठीक है। जो खेती शुरू हुई किस लिए भाई? पूंजीवादी पद्धति से, ठीक है। मतलब कि अगर जो लोग खेती कर रहे हैं ना, वो इस मोटिव से कर रहे हैं कि उनकी खेती महंगी बिकेगी, ठीक। उसके बाद इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया, ठीक है। देखो, लोग समाजवाद से हट रहे थे और पूंजीवाद में आ रहे थे, उनको कुछ और पसंद नहीं था उस टाइम, ठीक है। भाई पता पसंद नहीं था,
क्योंकि जिसने पहले समाजवाद अपना रखा था वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उस टाइम सोवियत संघ ने समाजवाद अपना रखा था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ठीक, तो भाई इसीलिए उस टाइम ना सारे के सारे क्या चाहते थे, सारे के सारे चाहते थे कि किसी भी तरीके से पूंजीवाद में रहे। ठीक है, सुनो, यानी कि शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। और जब ना शॉक थेरेपी चलाई गई उस टाइम ना जो पहले के लोग दूसरे देश के बारे में सोचते थे, अब उनका सोचने का नजरिया बदल गया। ठीक है, कह रहे कि अब माना जाने लगा है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। ठीक है, पहले क्या मानते थे कि तो आप गोले से उड़ा दो, वो हो जाएगा गरीब, हम हो जाएंगे अमीर। पहले तो ये था, मार दो एक तोप, एक परमाणु बम गिर दो। पहले अमेरिका अपने आप को ताकतवर कैसे दिखाता था, बम गिर दिए, मैं तुमसे ताकतवर हूं, ऐसे बोलता ना। अब क्या बोल रखा है, कह रहे कि अब यह माना जाने लगा है कि भाई व्यापार करके ही अपने देश का विकास कर सकते हैं। पता है मोदी क्यों बोलता है कि मतलब कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, पता लग रहा है? आत्मनिर्भर बनने का मतलब वो यही बोल रहा है कि भाई अपना खुद का कुछ चलाओ। ठीक है, हाँ, स्कूल में सीधे वो बिजनेस ब्लास्टर चल रहा है, पता है स्कूल के अंदर 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। भाई मेरे ट्यूशन के बच्चे तो 2-2 हजार रुपए खा गए, कपड़ा खरीद के ले आए वो। ठीक है, बताओ, खुश हो रहे हैं। कुछ लोग बिरयानी खा रहे थे, पता है उस पैसों की। बताओ, हमारा देश पीछे क्यों है, ऐसे लोगों की वजह से। एक लड़का 10 टी शर्ट लेके आया 2 हजार रुपए, कह रहा भाई सेल चल रही थी ले आया मैं मतलब तेरे को बिजनेस ब्लास्टर का देता ना। अब चलो एक लड़के ने पता थोड़ा अच्छा काम, लेकिन थोड़ा बुरा भी लगता है, तो उसने ना थोड़े पैसे मिला के, अपने भाई के पैसे मिला के, उसने क्या बोलते हैं रोल रोल की रेडी खोल ली, मोमोस रोल बेचने लगा। उसकी दुकान ही नहीं चल रही है बेचारे की, पढ़ाई छोड़ दी, दुकान भी नहीं चल रही। कितना बुरा लगता है दिल से। ठीक है, सुनो, कह रहे कि इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। भाई मुक्त व्यापार का मतलब क्या है कि अपना व्यापार खुद चलाओ। ठीक है, जो अपना जो व्यापार है वो खुद चलाओ। मुक्त व्यापार का मतलब क्या है, अपने तरीके से जस्ट तुम्हें चलाना चलाओ। अच्छा, तो मतलब ये जो रोल वगैरह वाले हैं, जो मोमोस वगैरह तुम खाते हो, वो अपने हिसाब चलाते हो। मैं 40 रुपए प्लेट बेचूंगा, खाना खाओ ना जा। ये तो बोलेगा, तुमसे बोलना भाई लगा ले, एक बोलने से वो 1 रुपया कम कर ले, देना कम नहीं करता वो। हाँ, जबरदस्ती ना देखता वो बात अलग है। ठीक है, सुनो, कह रहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुला, सुनो मेरे पास समझो क्या बोलो। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए क्या चाहिए भाई, वित्तीय खुलापन, पैसा खुला खर्च करना होता है इसमें, ये नहीं कि तुम बचाए फिर नहीं आगे काम आएगा। ठीक है, उसके बाद मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलो। ठीक है, उस देश की मुद्रा कैसे भी लेके आओ, कैसे लेकर चुरा के लेके आओ क्या। अब मैं तो बताता हूँ, सुनो, मैंने बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक देश में दूसरे देश की मुद्रा कैसे आती है। मुझे बताओ कि अगर मैं अमेरिका में जाके अपना सामान बेचूंगा, या फिर अमेरिका के लोग वहां से आके हमारा सामान खरीदेंगे, सबसे पहले उनको हमारे देश के पैसे लेने पड़ेंगे। हमारे देश के पैसे, वो जो मतलब ये मान लो कि जब वो हमारे देश में एंट्री करते हैं ना, तो डॉलर देते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कराने पड़ते हैं उन्हें पैसे, डॉलर दिए, डॉलर में से थोड़ा सा अमाउंट काट लिया, फिर उनके बदले उनको रुपए दे दिए। ठीक है, तो अब पता लगा कैसे आते हैं बाहर देश के पैसे हमारे पास। ये जो लोग घूमने आते हैं ना, पता है क्यों बोलते हैं कि भाई हमारे देश में नए नए स्ट्रक्चर बनने चाहिए। जैसे मान लो राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, अच्छा तो मतलब राम मंदिर के बारे में चर्चा होगी इसके अंदर, पोल साइंस में राम मंदिर के बारे में चर्चा है। ठीक है, बताऊंगा आगे, सुनो। अब मैंने क्या बोला कि भाई राम मंदिर बन रहा है, अब राम मंदिर बनते लोग देखने आएंगे उसको, बहुत सारे अदर अदर कंट्री से लोग आएंगे, तो कम से कम साल में 10 लाख लोग आ जाएंगे आराम से। अगर एक इंसान कम से कम यहाँ पे आके 50 हजार भी खर्चा करके जाता है ना, ठीक, तो मान लो कितना फायदा हुआ देश का। ठीक है, सुनो भाई, देख लो कितना सहारा है। तो ये वाली बातें पड़ जाती है। कह रहे कि और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। भाई सुनो, और क्या है, पूंजीवाद के अंदर क्या है, जो मुक्त व्यापार की नीति है उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण मानने का मतलब क्या है भाई, कि जो अपने हिसाब से बिजनेस चलाओ। कह रहे कि अतः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देश के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधन, और भाई इसके अंदर ना क्या हुआ, जो सोवियत खेमा था, जो सोवियत संघ था, उसके अंदर जो भी बातें चली थी ना, वो सारी सारी समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, मतलब जो सोवियत संघ के हिसाब से जो बिजनेस था ना, उन सबको समाप्त कर दिया गया था। कह रहा खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। ठीक है, भाई जो जब खेमा टूट गया ना, जब सोवियत संघ टूट गया,
उसके बाद क्या हुआ, लोगों को एक साथ जुड़ना चाहिए था, वो पश्चिम के साथ जाकर जुड़ रहे हैं, भाई हमें भी जोड़ ले अपने साथ, हम भी तेरी तरह अमीर होना चाहते हैं। ठीक है, अब सुनो उसके बाद कह रहे कि इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। ठीक है, और भाई ये सारे लोग कहेंगे पश्चिम के पास। ठीक, पता ना पहले सोवियत संघ के लोग बोलते थे कि पश्चिम तो हमसे अमीर है, तो अमीर के पास से भागेंगे। ठीक, तो अब क्या धीरे धीरे ना वो सारे उन्हीं की तरफ बन गए, पैसा कमाने में उनका दिमाग चल गया, सारी बात है। उसके बाद कह रहे कि पश्चिमी दुनिया के पूंजीवाद देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इन खेमों के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। ठीक है, अब इसमें बस इतनी बात लिखी है कि भाई अब ना जो भी पूर्वी के जो देश थे, ठीक है, जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो पश्चिमी के साथ जुड़ गए, तो पश्चिम दुनिया के जो भी पूंजीवादी देश है ना, अब वो नेता के रूप में काम करेंगे। ये तो लिखा है ना, कि लिखा है, देखो क्या लिखा है इसमें कि पश्चिमी दुनिया के, हाँ भाई जो मेरे पास है, पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए, ठीक है, पश्चिमी देश के जो है ना वो अब नेता बनेंगे। ठीक है, और जो पूर्व के जो भी देश हैं, ठीक है, उन सबको एज ए एजेंसी चलाएंगे, बोलेंगे कि भाई मैं जो जो बोलूंगा तुम्हें वो सारा काम करना है। ठीक, तो वो देश जो अमीर हो जाएगा। अब सुनो अगली बात करते हैं, शॉक थेरेपी जब चलाई गई इसके परिणाम क्या निकले। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला। ठीक है, सुनो तो कह रहे कि 1990 में आई 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस एक मिनट भाई, आंदोलक आंदोलक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया। भाई सबसे पहली बात, जो 1990 में जो भी शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, भाई उसने जनता के हिसाब से काम नहीं किया। ठीक है, मतलब जनता कि हम एकदम से अमीर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमें देखो जब मोदी आया था, हमें लगा था ना कुछ बदलाव होगा, क्या ही बदलाव हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब लोगों का फील होता है, लेकिन हमारे देश में फर्क पड़ा है, ये भी सब मानते हैं। उसके बाद कह रहे कि अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। ठीक है, और भाई शॉक थेरेपी से ना पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। भाई देखो हमेशा ऐसा होता है, जब भी एकदम से तुम समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ कूदोगे दिक्कत तो आती है। ठीक है, तहस नहस हो गई। ठीक है, ये 2 पॉइंट बता गए। फिर अगला मैं इसमें क्या रखी, और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। ठीक है, और भाई जो इस क्षेत्र की जनता है उन्हें क्या बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। ठीक है, फिर कह रहे कि रूस में पूरा का पूरा राज्य, ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। भाई जो पहले ढांचा बना रखा था ना कि हमें अपने देश को इस तरीके से चलाना है, इस तरीके से चलाना है, भाई उनका ढांचा चरमरा गया, पूरा खराब हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट बता दिए। उसके बाद लगभग 90% उद्योग को निजी हाथों या कंपनी को बेचा गया। ठीक है, और भाई वो सारे के सारे देश, वो सारे देश जो पहले समाजवादी थे वो पूंजीवादी में आ गए ना, तो उनका 90% जो था ना, मतलब सरकार का 90% बिजनेस प्राइवेट हाथ के लोग, प्राइवेट जो लोग है ना उनके हाथ बेच दिया गया। अब मुझे बताओ, तुम्हें बताइए जो रोड है फ्लाईओवर है प्राइवेट है, जहाँ तुम टोल टैक्स कटवाते हो प्राइवेट है ये, ठीक है, सरकारी थोड़ी ना है ये। भाई ये जो है ना रोड प्राइवेट है, किसी वजह ना सरकारी है, प्राइवेट है, इसलिए लोग टोल टैक्स वसूलते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है फ्लाईओवर में, सरकार के पास नहीं आता इस पे कुछ, ये प्राइवेट कंपनी के पास आता है। हाँ, जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको तगड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। भाई एक एक टूल से, जो एक एक टूल टैक्स है ना, उसमें दिन दिन के 10 लाख रुपए आ जाते हैं भाई। अब सोचो, और इस बदरपुर बॉर्डर वाला देख लो, ठीक है, तुम ओल्ड वाला देख लो, इतनी गाड़ियां निकलती है, इतनी गाड़ियां निकलती है ना भाई, सुबह सुबह तो पूछो मत, सुबह सुबह 2-2.5 लाख गाड़ियां पार कर देते, एक गाड़ी से लिए 50 रुपए, मिला लो 10 लाख के हो गए, एक दिन में इतना कमा रहे हैं भाई, फ्लाईओवर का 100 गुना ज्यादा निकाल लेंगे ये सब, ये चीज है। ठीक, उसके बाद हाँ, अच्छा ये बात को लगे ना कि मतलब जब भी एक देश समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जाता है, उसको अपना सब कुछ निजी करना होता है, मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। भाई देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस लाइन में समझो भाई, ये लाइन थोड़ी ठीक ठाक है। यहाँ पे कह रहे कि हाँ देखो, आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण, आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण क्या हो, समाजवाद से कहाँ चले गए, पूंजीवाद की तरफ। ठीक है, कह रहे कि आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित
सरकार के द्वारा निर्देश किए गए, डायरेक्शन दिए गए, आदेश दिए गए, ठीक है, निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। भाई बाजार की ताकतों के हिसाब से देश चलाने का मतलब है प्राइवेट तरीके से देश चलाना। बात तो लग रही है क्या बोल रहा हूं मैं? बाजार देखो, एक होता है सरकार की तरह चलाना, दूसरा है बाजार की ताकत उसके साथ चलाना, इसको बोलते हैं प्राइवेट तरीके से चलाना, ठीक है। कह इसलिए इसलिए ये कदम सभी उद्योग को कह रहे भाई मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। भाई जितने भी उद्योग थे ना, उन सबको एकदम मटिया मेट, मतलब कि भाई एकदम मान लो सब कुछ खत्म करने वाला, मतलब मिट्टी में मिलाने वाला, ठीक है, ऐसा साबित हुआ। ये बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूं मैं? फिर कह रहे कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, ठीक है, क्या इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक। भाई किसको माना जाता है? जो देश समाजवाद से पूंजीवाद तरफ आए थे, उनके समाज सरकार के द्वारा चलाए गए 90% बिजनेस प्राइवेट लोगों के हाथ बेच दिया गया, ठीक है। बस मारिए फिर क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई, और भाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस थे ना, जो करोड़ों के थे, उनकी कीमत लाखों में लगाई गई। करोड़ का बिजनेस है और लाखों में लगाई गई, तो भाई इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल बोला गया है इसको। क्योंकि भाई क्यों बोला गया है? क्यों बोला गया? क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योग की कीमत कम से कम आंकी गई। ये जो बड़े बड़े बिजनेस थे, इनकी कीमत बहुत ही कम लगाई गई है, ठीक है, और उन्हें उन्हें औने पौने दाम में बेच दिया गया। पता है ना, औने पौने कुछ भी दाम कुछ भी लगा दिया। मान लो एनटीपीसी है, बिजली विभाग है, कम से कम भाई खरबों की कंपनी होगी, बात हमारी, कम से कम खरबों की कंपनी होगी। भाई इसको बेच दिया पता कितने में? मान लो लाखों में बेच दिया, कुछ भी दाम लगा रहे हैं। भाई सरकार है, सरकार खुद बोल रही है हमारी कंपनी खरीद लो, हमारी कंपनी खरीद लो, क्या होगा? बोलेंगे हाँ ठीक है दे दे 10,000 रुपए। बोले पागल, 10 लाख की कंपनी है, ऐसा कोई 10,000 में दे दे, ऐसे तो होगा? मुझे बताओ, तुम मार्केट गए, अपने किसान खूब बोलेगा कि सर मेरा घर खरीद लो, मेरा घर खरीद लो। मैं कितने का तेरा? सर सिर्फ 50 लाख है। पागल वागल हो रहा है? 5 लाख में बात कर तो बोल, ऐसे ही तो होगा। खूब पैर पड़ेंगे तो करेगा वो। अगर वो मान गए हाँ 5 लाख, वो बंदा कहीं से कर्ज ला के दे देगा, ले 5 लाख घर छोड़ दे, क्योंकि सरकार को पूंजीवाद चलाना था, ठीक है। उसके बाद करेगी हालांकि, सुनो भाई, चलेगी हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। भाई ये जो कंपनियां बिक रही थी ना, हर एक इंसान को उस टाइम अधिकार दिए थे, तुम्हें कंपनी खरीदनी है क्या, ठीक है, तुम्हें कंपनी खरीदनी है। सबसे सबको एक ना लेटर हेड दिया था कि भाई अगर तुम कंपनी खरीदना चाहते हो तो इस पते पे इतने पैसे और इतना रजिस्ट्रेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट भेज दो, तो ये कंपनी तुम्हारे नाम पे हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। सुनो, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथ बेच दिए। अब भाई इसका मतलब तुम समझ गए ना, एकदम मजा आ रहा है, ठीक है। कह रहे क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। अब भाई इस लाइन को समझो पहले अच्छे से। मैंने क्या बोला भाई? यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे लोगों को अधिकार पत्र दिए। अब सुनो, मान लो कि जितने अधिकार पत्र थे ना, वो किसी एक इंसान ने खरीद लिए। बात हमारी, जितने अधिकार पत्र थे वो किसी एक इंसान ने खरीद लिए। अब सारे के सारे अधिकार किसके पास खरीदने का? एक इंसान के पास। सिर्फ पूरे देश की कंपनी एक ही इंसान खरीद सकता है, ठीक है। जो पूरे देश की जो कंपनी है उसको सिर्फ एक इंसान खरीदेगा, ठीक, और किसी के पास तो अधिकार नहीं है ना। अब पता क्या होगा? जहां बोली लगेगी ना, बोली के लिए कोई और है ही नहीं। बोली कितने कंपनी की? सरकार बोली लगाती, एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। सरकार ने बोली लगाया 10 लाख, 10 लाख है, वो चुप बैठा हुआ है, ठीक है। उसने बोला हाँ 10 लाख में मैं खरीदता हूँ, और 10 लाख एक, 10 लाख दो, 10 लाख तीन, खत्म, बिक गया 10 लाख में। ऐसा ही तो होगा भाई, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखो, अगर ज्यादा लोग होते, अगर ज्यादा लोग होते बोल लगाते वो सबको लालच आता। 10 लाख एक बोलता, वो बोलता 10 लाख, 10 लाख से आगे बढ़ता 11 लाख, ठीक है। अगला जना बोलता 12 लाख, ऐसे बोली बढ़ती ना। लेकिन लोगों ने पता क्या किया? अपने सारे के सारे अधिकार पत्र बेच दिए, काला बाजारी कर दी उसकी, बेच दिए, थोड़े पैसों के चक्कर में बेच दिए, ठीक है। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ? चलो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस कंपनी को बेचने की बात आई, ठीक है। सरकार ने बोला, चलो मान लो कंपनी के मालिक ने बोला, कंपनी के मालिक ने बहुत सारे अमीर अमीर लोगों को ना एक लेटर दिया, अगर तुम इस पे साइन करके हमें बेचते हो तो हम मान लेंगे कि तुम भी आओगे बोली लगाने के लिए।
ठीक, एक बहुत ही डेढ़ सियाना बंदा था, वो सबके पास गया, जहां जहां पत्र गए ना सबके पास गया, बोला ये क्या करेगा उसको लेके, ठीक है, बोले 1 लाख रुपए मेरे को दे दे, बोला ठीक है यार, पर्चा मेरे पास, मेरे क्या जा रहा है, दे दे 1 लाख। उसने सबसे खरीद लिया, उसने सबसे खरीद एक, मान लो 100 जने थे, 100 जने में कितने, 1-1 लाख के कितने, 100 लाख हो गए, 1 करोड़, 1 ही करोड़ तो हुए ना भाई। अब ये जो 1 करोड़ हुए, उसने 1 करोड़ रुपए ठीक बांट दिए लोगों में, पता कंपनी थी 100 करोड़ की, कंपनी कितने की थी, 100 करोड़ की, अगर वो सारे लोग भी आते बोली लगाते, उसने बोली लगाने का मौका ही नहीं दिया, बोली लगाने का मौका नहीं देंगे तो क्या काला बाजारी कर दी ना, अगर बोली लगाने का मौका नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या बात आई, वो अकेला बैठा हुआ है, कंपनी का मालिक आया, वो बोल पहले पहले कम से शुरुआत करता है, बोले 10 लाख, मैंने हाथ कर दिया, उसने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ भाई 10 लाख, ठीक है, 10 लाख में हाथ खड़ा किया, अब पता क्या बोलेगा वो, बोला अगला तो बोलो, अगला है कौन, मैं अकेला हूँ, 10 लाख एक, 10 लाख 2, 10 लाख 3, 3 पे जहां जहां हैमर फॉल हुआ ना, मान लो बिक गया, 10 लाख का बिक गया वो, ठीक है। अब सुनो, ये वाली बात पता लगी क्या है इसका मतलब, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथ बेच दिए, ठीक है, बस मारिए, उसके बाद क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी, उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए बेच दिए। उसके बाद क्या लगी, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई, उसके बाद पता क्या हुआ, महंगे महंगे बिजनेस सस्ते सस्ते बेचने लगे, तो जब भी किसी देश में ऐसा होता है ना, महंगी चीज सस्ती बिकने लगे, उनके पैसों की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। फिर कह रहा मुद्रास्फीति, भाई मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, क्या होता है मुद्रास्फीति का मतलब, महंगाई, ठीक है। एक होते हैं मुद्रास्फीति, अगले होते हैं मुद्रा अवस्फीति, हमारी एक होती है मुद्रास्फीति, दूसरी क्या होती है मुद्रा अवस्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, महंगाई, ठीक है, अवस्फीति का मतलब इसका उल्टा होता है, ठीक है, कह रहे कि महंगाई का उल्टा, ठीक है, सस्ता। मुद्रा अवस्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, भाई महंगाई इतनी बढ़ गई ना, मैं पता लग रहा है देखो, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, ठीक है। उसके बाद सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी, भाई लोग जो मिलजुल के खेती करते ना, वो चीज खत्म हो चुकी थी, क्यों, क्योंकि पूंजीवाद आ गया, ठीक है। और लोगों को अब खनन की सुरक्षा मौजूद नहीं रही, ठीक है, और लोगों के पास ना भाई वो घाटी के खनन करके खा लो, खुद काम किया खा लो, ऐसा कुछ नहीं था, खरीद के खाओ। यानी कि रूस ने खनन का आयात करना शुरू किया, ठीक है, जो खोदी चीज थी ना, उसको मतलब कि बाहर से मंगाना शुरू किया। देखो अब तो नहीं कर सकते ना, सारा कहाँ चला गया, प्राइवेट के हाथ में चला गया, प्राइवेट के हाथ में चला गया, भाई प्राइवेट तो पैसे में देगा, अब उसने किया बाहर से मंगाना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, इसको जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, 1989 की तुलना में कहीं नीचे था, जो जीडीपी जो देश की ना 1999 में, 1999 की जो जीडीपी थी, वो 1900 कितना, क्या बोलते हैं इसको, 89, ठीक है, मतलब 1989 की तुलना में बहुत ही कम हो गया था, पहले ठीक था, 1989 में ठीक ठाक था, लेकिन 1999 में भाई साहब इतनी बुरी हालत होगी पूछो मत। उसके बाद कह रहे कि पुराना व्यावसायिक ढांचा तो टूट चुका था, जो पुराना व्यवसाय था वो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई, पुराना बिजनेस गया भाड़ में, उसके बाद जो कोई नई व्यवस्था भी नहीं बन पाई, भाई वो भी बेकार चला गया। उसके बाद कह रहे कि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया, और जो समाज के लिए जो भी चीजें बनाई गई थी ना, उन सबको बहुत ही लाइन से नष्ट किया गया, मतलब लोगों को देखो, पहले समाजवादी था, समाजवादी में लोगों की भलाई जा रही थी, लेकिन भाई वो भी बहुत बुरी तरीके से खत्म किया गया, ठीक। कह रहे सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण से ज्यादा लोग गरीबी में पड़ गए, भाई जो सरकार पहले सहायता करती थी लोगों की, उसको ही बंद कर दिया गया, जैसे पूंजीवाद अपनाया, ठीक है, अब पूंजीवाद अपनाते क्या हो भाई, जो लोगों को सहायता मिलती थी उसको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया, और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग क्या जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए, ठीक है। और भाई जो लोग ना जो छोटे मोटे काम से जुड़े थे, वो सारे सालों या तो बिखर गए, ठीक है, या फिर बाहर चले गए, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि कई देशों में माफिया वर्ग, समझ रहे हो माफिया वर्ग क्या होता है, माफिया समझ रहे हो क्या होता है, तुम्हें माफिया नहीं पता यार, पता क्या होता है, हाँ सही कह रहा है,
ठीक है, गुंडे वुंडे की बात चल रही है यहाँ पे, तुम क्या सी बात बोल रहे हो। ठीक है, कह रहे कई देशों में एक माफिया वर्ग, ठीक है, माफिया वर्ग उभरा, ठीक है, और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में लिया। भाई सब सब जगह कब्जा कर लिया अपना। ठीक है, ये जो माफिया वर्ग उभरा ना, इनने सब जगह कब्जा कर लिया अपना। अब भाई सब जगह कब्जा कर लिया, अब क्या होगा, देश पे कब्जा कर लिया ये तो। उसके बाद निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। अब भाई निजीकरण में एक दिक्कत और आ गई, ठीक है, कि पूर्व सोवियत संघ में शामिल हो रहे गणराज्य, ठीक है, और खासकर सुनो, मैंने क्या बोला कि पूर्व सोवियत संघ, पुराने मतलब कि पुराने सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। ठीक है, अब क्या हो भाई, जो अमीर लोग थे ना, वो अमीर लोग गरीब लोग से पूरे अलग हुए। पता क्यों अलग हुए, अगर अमीर लोग गरीब लोग के साथ रहते ना, तो पता क्या होता, क्या होता उस टाइम, वो जो अमीर थे वो भी गरीब हो जाते, तो अमीर वाले गरीब से अलग हो गए। ठीक है, पता है अमीर गरीब का फासला अभी चलता है। सरकार ने अमीरी और गरीबी को बराबर करने के लिए अमीर लोगों पर टैक्स लगाना शुरू किया था। ठीक है, अब क्या है, अब तो भाई सब पे बराबर टैक्स लगता है, उसने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सब पे बराबर टैक्स है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि आप पहले की व्यवस्था के विपरीत, भाई पहले कुछ और व्यवस्था थी, तो ये कह रहा है पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और धन लोगों के बीच की कह रहे बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। भाई पहले तो ठीक है, अमीर गरीब लोग ना साथ में रहते थे, ठीक, पहले क्या अमीर और गरीब लोग साथ में रहते थे, लेकिन क्या हुआ भाई सुनो, लेकिन अब ऐसा नहीं था कुछ भी। कह रहे कि आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई, जो आर्थिक बदलाव थे उनको बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई। हाँ ठीक है, ये बात सही है, देखिए, और उस पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, और उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। हाँ भाई ये बात है, ठीक ठाक है कि हाँ भाई लोग ना अलग हो रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। ठीक है, भाई लोगों की भलाई का काम ना हो नहीं पाता अच्छे से, जिस तरीके से बोलते हैं कि हाँ भाई मतलब कि अमीर बनो, गरीब, अमीर और गरीब अलग हो गए थे, लेकिन इस तरीके से जो काम होते ना लोगों की भलाई के लिए, वो काम हो नहीं थे। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए, और जितने देश थे ना जो अलग हुए थे सोवियत संघ से, हड़बड़ी में कुछ भी बना दिया, इनके देश में कानून कुछ भी बना दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि रूस सहित अधिकांश देशों में, रूस में और उसी के साथ बहुत सारे देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया। ठीक है, जो राष्ट्रपति है ना, उसको कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया। ठीक, और उसके साथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई, और उसके हाथ में सारी की सारी शक्ति थी, जो करना है करो। जल्दीबाजी में बनाया ना भाई, देश के जो कानून है जल्दीबाजी में बनाए, जल्दीबाजी बनाएंगे यही तो हाल होगा। ठीक, उसके बाद कह रहे कि फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। और संसद देखो, वैसे संसद बहुत मजबूत होती है, लेकिन ये बहुत ही कमजोर बन गई थी। ठीक है, जितने भी देश थे उन सबके संसद के बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। उसके बाद मध्य एशियाई देशों के देशों में राष्ट्रपति बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी भाई, और जो मध्य से थे ना, उनके राष्ट्रपति के बहुत सारी शक्तियां थी, जो चाहे वो कर ले, चाहे तो आज ही पूरे देश को बेच दे, ऐसा था। ठीक है, कह रहे कि और इनमें से कुछ कह रहे कि सत्तावादी हो गए भाई, कुछ सत्तावाद भाई सत्ता चलाने लगे थे, पूरे पूरा राज करने लगे देश के ऊपर। ठीक है, कह रहे कि मिसाल सुनो, हाँ भाई, कह रहा मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एग्जांपल लिया जाए तो मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया, और बाद में समय समय को अगले 10 के लिए बढ़ा दिया। सुनो भाई, अब जो राष्ट्रपति है ना, इन सब ने क्या किया भाई, ये राष्ट्रपति बोले कि अगले 10 साल तक मैं राज करूंगा। ठीक है, फिर 10 साल बीत गए, फिर बोला और मैं राज करूंगा, 10-10 साल बांटते बांटते बोला मैं ही राज करूंगा, मैं ही राज करूंगा, ऐसा मतलब अपनी चला रहे ना वो तो। ठीक है, फिर इन राष्ट्रपति ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी भाई, इन सब को इन बात का दुख नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ, जितने भी राष्ट्रपति थे उन सबको इस बात का दुख नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कह रहे कि अधिकतर देशों में भाई, ज्यादातर देशों में, कह रहे अधिकतर देशों में न्यायिका संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम अभी भी बाकी है। ठीक है भाई, बहुत सारे देशों में ना अभी तक ये काम बाकी है,
कि भाई उनमें सत्ता कैसे बनेगी, जो भी चीजें नई नई चीजें कैसे होगी। कह रहे कि रूस के साथ साथ अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था, मैंने बोला कि रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में, यानी अपनी आजादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। ठीक है भाई, देखो अब ना भाई रूस के साथ ना उसके साथ और भी बहुत सारे देश थे जो 2000 मतलब सन 2000 में अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए काबिल बने। उसके बाद फिर कि इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था भाई ये देश दोबारा जिंदा क्यों हो पाए, ये देश अपने आप को दोबारा चला के पाए। पहला तेल, ठीक है, अगला प्राकृतिक गैस जो उनके देश से निकलती है, ठीक है, उन्होंने धरती में से निकाल निकाल के दूसरे देश में जाके बेचना शुरू किया। बात मारी है, उन्होंने अपने देश से तेल निकाला, प्राकृतिक गैस निकाला, धातु मतलब कि लोहा सोना चांदी तांबा पीतल जितनी भी चीजें भाई सारी की सारी चीजें क्या है कि निकाली गई थी। बस मारी है, ये सारी की सारी चीजें निकाली गई थी। उसके बाद कह रहे कि जैसे प्राकृतिक संसाधनों भाई सुनो, कह रही सुनो, क्योंकि मेरे पास क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात, भाई इन सबने क्या किया, अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचना शुरू किया। पहला क्या, तेल बेचा, प्राकृतिक गैस बेची, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा ये सब ना अपने देश की धरती में से निकाल निकाल के बेचना शुरू किया। इससे क्या हो भाई, वो देश धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगे। ठीक, फिर कह रहे कि रूस, उसके बाद है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कह रहे कि अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश है। भाई ये तेल और तेल और गैस भाई बहुत ज्यादा उत्पादक करते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद सुनो भाई, कह रहे कि बाकी देशों को अपने क्षेत्र, सुनो, और जो बाकी देश है बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण फायदा हुआ। और जो बाकी देश है ना, देखो मान लो एक देश से तेल निकल रहा है, ठीक है, अब वो उसको हर एक देश में बेचना पड़ेगा। तो भाई जिस देश से तेल नहीं निकल रहा ना, उस देश का फायदा कैसे होगा, जिस देश से तेल निकल रहा है वो दूसरे देश में तेल भेजने के लिए अपने देश से उस देश तक पाइपलाइन बिछाएगा। ठीक है, कि तेल यहां से वहां जाए। ठीक, अब वो देश बोल रहा है भाई देख तेरी पाइपलाइन जा रही मेरे देश से, मैं लूंगा इसके पैसे। ठीक है, मैं इससे बार बार किराया लेता रहूंगा, तेरे जितना तेल भेजेगा मैं उसको किराया लूंगा। ठीक है, तो इस बात से उन देशों का भी फायदा हो गया। ठीक है, कह रहे कि इस वजह, कह रहे कि सुनो, उसके बाद कह रहे कि इस एवज में इन्हें किराया मिलता है। भाई उसमें क्या है कि भाई इस वजह से इनको किराया मिलता था। ठीक, कह रहे कि एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर से शुरू हो। भाई उसके बाद देखो सारे देश बर्बाद हो गए थे ना, फिर दोबारा से विनिर्माण का काम शुरू हुआ था। भाई देखो सारी बात तो लगी, मैं जितनी बात बताई, देखो ये चैप्टर ना ऑलमोस्ट फिर कुछ दिन में एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। भाई इसको अच्छे से करना है, भले पिछला चैप्टर नहीं आ रहा लेकिन ये तो आ रहा है ना। ठीक है, इसमें थोड़ी जान लगा देंगे, जितना भी भाई मैंने कराया है सारा सारा पहले आना चाहिए। ठीक है।